नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप सभी की शंकाओं के समाधान के लिए। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का ये मानना है या उन्होंने किसी भी माध्यम से मुझे संपर्क कर यह जानना चाहा है कि अगर हम नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में या राज्यकर्मी बनते हैं तो क्या हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपके मन में जो भी शंका होगी वह दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नियोजित शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में भाग लिए थे, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हों या 6 to 8 के शिक्षक हों, उनके लिए जो है यह एक बहुत ही अच्छा मौका था। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 to 5 में भी नियोजित शिक्षकों का परीक्षा फल जो है काफ़ी अच्छा रहा और 6 to 8 के भी शिक्षक जो है बहुत अच्छे अंकों से या फिर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने एक कदम जो है राज्यकर्मी की ओर बढ़ा दिया है। अब रही बात कि अगर आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो क्या आपका वेतन जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो आप बिल्कुल जो है इस बात को भूल जाइए कि आपके वेतन में किसी प्रकार की कमी होने जा रही है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अमाउंट तो आपके वेतन में नहीं बढ़ने जा रहा है, लेकिन आपके वेतन में थोड़ी बहुत राशि जो है अवश्य ही वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगी। जैसे 2005 और 6 के जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, अभी उनका मूल वेतन जो है 30,420 रुपया है, लेकिन जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका मूल वेतन 30,720 रुपया जो है हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत राशि जो है आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा फायदा जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा एनपीएस के रूप में। अभी नियोजित शिक्षकों को जो सुविधा मिल रही थी वो ईपीएफ की सुविधा थी। इसमें 1800 रुपया नियोजित शिक्षकों के अपने वेतन से और 1800 रुपया जो है बिहार सरकार द्वारा अंश के रूप में जो है दान किया जाता था। इस प्रकार प्रति माह 3600 रुपया नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में जो है जमा होता था। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी नियोजित शिक्षक को अगर साल में 42,000 के आसपास जमा हो, अगर वह नियोजित शिक्षक 10 साल नौकरी करता है तो उसका अमाउंट कितना हो पाएगा? 4 लाख से 5 लाख रुपया। क्या इस महंगाई के ज़माने में आप 4 लाख 5 लाख 4 से 5 लाख रुपया लेकर के अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो आप आगे अपना भविष्य जो है कैसे देखते हैं या आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एनपीएस की बात है तो एनपीएस में मूल वेतन और प्लस महंगाई भत्ता, इन दोनों को जो है जोड़ने के बाद जो अमाउंट होता है उसका 10% आपके वेतन से और 14% जो है बिहार सरकार इसमें अपना अंशदान करेगी। अगर मान लिया जाए कि आपका मूल वेतन 30,000 रुपया है तो महंगाई भत्ता का जो अभी दर चल रहा है वो 50% है, तो 15,000 रुपया जो है आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। इस प्रकार कुल जो है मूल वेतन और प्लस महंगाई भत्ता यानी 45,000 रुपया हो गया। अब 45,000 रुपये का 10% अगर आप निकालते हैं, 4,500 रुपया जो है आपके वेतन से और प्लस सरकार जो है इसमें 6,000 के आसपास अपना अंशदान देगी। तो कुल मिलाकर आपका जो है एनपीएस के रूप में लगभग 10,000 से ज़्यादा ही रुपया प्रति माह जो है आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। तो जहां आप साल भर में ईपीएफ के माध्यम से 40 से 42,000 रुपया आप जमा कर पा रहे थे, वहीं एनपीएस के रूप में आपका प्रति वर्ष 1,10,000 से ज़्यादा जो है निश्चित रूप से जमा हो जाएगा। अगर आप 10 वर्ष की सेवा करते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपके सेवानिवृत्ति के समय जो है लगभग आपके पास जो है 10 से 12 लाख रुपये का अमाउंट जो है होगा। तो यह एक अच्छी रकम जो है हो सकती है। इससे आप अपने भविष्य को या अपने सेवानिवृत्ति के बाद कुछ जो है आपको संतुष्टि मिलेगी कि रिटायरमेंट के बाद जो है हमको कम से कम इतनी राशि जो है मिलेगी। तो विशिष्ट शिक्षक बनने का सबसे फायदा एनपीएस के रूप में आपको मिलने जा रहा है। वहीं
दूसरी तरफ अभी तक नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश यानी ईएल की सुविधा प्राप्त नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी बनेंगे, आपको अर्जित अवकाश की सुविधा जो है मिलेगी। आप इस अर्जित अवकाश को और ये अर्जित अवकाश जो है आप कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो महंगाई भत्ता है, वह महंगाई भत्ता तो 3 साल के बाद बढ़ता ही रहेगा। जहाँ तक मकान किराया भत्ते की बात है, वह अभी बिहार में 6 से लेकर के 8%, 4% तक ही जो है नियोजित शिक्षकों को मिला करता था। लेकिन अब जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से पास हुए हैं और शिक्षा विभाग का ये कहना है कि उन्हें सबसे पहले जो है शहरी क्षेत्रों में ही जो है विद्यालय योगदान कराया जाएगा, तो अब उनको जो है ये मकान भत्ता 16% तक भी जो है मिल सकता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से आप नियोजित शिक्षक से अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको कहीं नुकसान जो है नहीं होने जा रहा है। सबसे जो आपको फायदा हो रहा है वह यह है, अब आप समाज के सामने सम्मान पूर्वक अपना जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे ही कोई पूछता था कि आपकी बहाली कब हुई है, आप जैसे ही जवाब देते थे कि 2003, 2005, 2006। अच्छा, तो आप नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं। वहीं पर हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो चाहे कितने भी जो है उनके पास कितनी भी योग्यता क्यों न हो, वहाँ पर जो है उनका आत्मविश्वास जो है डगमगाने लगता था और वो जो है हतोत्साहित होने लगते थे कि समाज हमें जो है इतना करने के बाद किसी प्रकार का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब आप समाज को सम्मान के साथ कह सकते हैं कि हमने जो है राज्यकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमें ये मुफ्त में नहीं मिली है, बल्कि हमने जो है इसके लिए सक्षमता परीक्षा पास किया है। तो एक लाभ जो है, जो सामाजिक लाभ आपको मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वह यह है कि आपका जो है, आपको भले ही आपको जिला चॉइस मिला हुआ है, लेकिन ज़िले में आपको आपका प्रखंड भी मिल सकता है, आपको दूसरे प्रखंड में भी आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी जो है आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप राज्यकर्मी बनेंगे तो इतने सारे फायदे के बाद अगर थोड़ी सी आपको परेशानी होती है तो उसमें आपको तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। और चूँकि सभी नियोजित शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल रहा है, अतः आप जो है बिल्कुल अपने मन से ये बात निकाल दें कि हमारे मूल वेतन में जो है किसी प्रकार की कमी होगी। सबसे फ़ायदा जो है 6ठे चरण में बहाल हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको होने जा रहा है, क्योंकि 1 to 5 के लिए जो विशिष्ट शिक्षक के लिए वेतनमान जो निर्धारित किया गया है वो 25,000 है, 6 to 8 के लिए 28,000, 9 to 10 के लिए जो है 31,000 और 11-12 के लिए जो है 32,000 है। तो 2022 में जो बहाल शिक्षक हैं अभी उनको उतनी राशि मूल वेतन के रूप में नहीं मिल रही है। जैसे ही विशिष्ट शिक्षक में जाएंगे उनका मूल वेतन जो है 25,000 रुपया हो जाएगा। तो सबसे फ़ायदा जो है इन नियोजित शिक्षकों को है और इन्हें जो है एनपीएस के रूप में, चूँकि इनकी सेवा भी बहुत लंबी है, तो निश्चित रूप से एनपीएस के रूप में इनको सेवानिवृत्ति के समय एक अच्छी खासी जो है राशि प्राप्त होगी और अपने जीवन को जो है यह संवार सकते हैं, अपने बुढ़ापे को जो है आनंदमय रूप से जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कैश इन हैंड कितनी राशि प्राप्त होगी, तो आप कमेंट में बताइए। मैं इस पर एक वीडियो बना करके आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक समाचार पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जो है पटना में होगी, तो यह बिल्कुल निराधार बात है। इस तरह की बात जो है बिल्कुल संभव नहीं है। नियोजित शिक्षकों को जो आवंटित जिला प्राप्त हुआ है, उन्हीं जिलों में नियोजित शिक्षक काउंसलिंग के समय अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या ले जाना है, तो आप डॉक्यूमेंट्स में सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया था, वह सारी चीज़ें जो है आपको काउंसलिंग समय ले जाना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।